सुबह ही माँ का फोन आ गया। कुमुद, मैंने तेरे लिए एक रिश्ता पसंद किया है, बता किस दिन उनसे मिलने चल सकती है। नहीं माँ, मुझे नहीं करनी शादी। तुम मेरे लिए लड़का देखना बंद करो प्लीज। 35 की तो हो गई बेटा, तेरी वकालत की प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही है। अब नहीं करेगी तो कब करेगी। जल्दी से बात खत्म करके कुमुद अपने ऑफिस की तरफ चलने लगी। मन में सोच रही थी, माँ भी ना सुबह सुबह मूड खराब कर देती है। ऑफिस में घुसते ही अपना काला कोट उतारकर कुर्सी के पीछे टांगते हुए सामने कुर्सी पर बैठी अपनी क्लाइंट को देख रही थी। सुलोचना नाम था, उम्र 55 के लगभग होगी। वो बोल रही थी, पिछले महीने मेरे पति की मृत्यु हो गई। हम पर एक औरत ने दावा किया है कि उसके मेरे पति के साथ संबंध थे और उनका एक 5 साल का बेटा भी है। अब वो मुझसे पैसे मांग रही है। कुमुद उसकी तरफ गौर से देख रही थी। कुमुद ने पूछा, क्या आपको इस अफेयर का पता था? नहीं, वो रोज घर पर ही रहते थे। उनकी शुरू से ही टूरिंग की जॉब थी। महीने में 20 दिन बाहर ही रहते थे। थोड़ी देर कमरे में चुप्पी छा गई। फिर सुलोचना बोलने लगी, हम कॉलेज में साथ थे, पहले दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त। फिर शादी की। मुझे लगता था कि हम साथी हैं, पर अब लगता है जैसे मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानती थी। इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ मैं। पर मेरे और बच्चों की तरफ उनके प्यार में कभी कमी भी तो नहीं आई। थोड़ा रुककर सुलोचना बोली, मैं बच्चों को नहीं बताना चाहती। वो भी मेरी तरह जिंदगी भर अपने पिता को धोखेबाज समझेंगे। मैं ये नहीं चाहती। उसके चेहरे पर दुख की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थी। कुमुद ने पूछा, आप जानती हैं उसे? क्या नाम है उसका? नहीं, नहीं जानती। नाम तो प्रतिमा है, उनके ऑफिस में काम करती थी। आपकी पति की कोई चिट्ठी या कागज या विल जिसमें उस औरत का नाम हो? नहीं, उन्होंने कभी विल नहीं बनाई। कहते कहते सुलोचना की आंखें भर गई। कुमुद को केस समझ आ गया था, पर उसे लड़ेगी कैसे? सुलोचना का पक्ष कैसे समझ आएगा कुमुद को? वो खुद उस प्रतिमा की जगह जो खड़ी थी। बच्चा नहीं था, पर पिछले 5 साल से रवि के साथ उसका भी तो वही संबंध था। हे कृष्णा, ये क्या लीला रच रहे हो आप? राधा को रुक्मणी की वेदना क्यों दिखा रहे हो? कुमुद सुलोचना को बोल रही थी, देखिए केस बिल्कुल साफ है। अगर उसके पास कोई विल नहीं है और लीगल स्टेटस भी नहीं है तो उसका केस काफ़ी कमज़ोर है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा पक्ष बहुत मजबूत है। मैं प्रतिमा के वकील से कल मिलकर आपको आगे की बात बताती हूँ। अगले दिन अपने वकील के साथ एक 30-31 साल की सीधी सादी प्रतिमा सफ़ेद लखनवी सूट पहने सर झुकाए बैठी थी। कुमुद ने सोचा, मुझ जैसी तो बिल्कुल नहीं है। फिर अपने इस ख्याल पर खुद ही हैरान हो गई। हालात एक से होने पर शक्लें थोड़ी मिलने लगती है। कुमुद ने उससे कहा, देखिए आपके पास कोई कागजात नहीं है, कोई भी पुख्ता सबूत भी नहीं है, चंद फोटो और आपकी जुबा बस। कोर्ट सिर्फ इनसे आपकी कहानी को सच नहीं मानेगी। बेहतर होगा अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, सभी का खर्चा और वक्त दोनों ही बचेंगे। उसका वकील बोल रहा था, सारा ऑफिस गवाह है इन दोनों के रिश्ते का। उनके हाथ की लिखी चिट्ठियां भी हैं, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से जांच करा लेंगे। उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि प्रतिमा उनकी प्रेयसी है और दोनों का एक बेटा भी है। अपनी गोद में रखे अपने हाथों को चुपचाप देखती प्रतिमा ने नजरें उठाकर देखा और बोली, डीएनए टेस्ट करा लीजिए मेरे बेटे का। उससे बड़ा सबूत तो नहीं चाहिए कोर्ट को। देखिए, उनकी पत्नी आपको 2 लाख रुपए देने को तैयार है, पर इससे ज़्यादा नहीं।
बदले में आपको कागज़ साइन करने पड़ेंगे कि इसके बाद आपका या आपके बेटे का उनसे कोई वास्ता नहीं रहेगा। प्रतिमा को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया है। आपको लगता है मैं चंद पैसों के लिए ये केस लड़ रही हूँ? इतनी तो उनकी 1 महीने की तनख्वाह थी। मुझे मेरे बेटे का जायज़ हक चाहिए। मैं उसे किसी शर्मनाक गलती की तरह ढकना नहीं चाहती। हमारा रिश्ता चाहे कानूनी ना हो, पर थे तो वो इसके पिता। उस औरत से वास्ता नहीं रखूंगी, पर उन्हें ये तो मानना ही पड़ेगा कि ये भी उसी बाप का बेटा है जिसके उसके बच्चे हैं। कागज समेट कर उठते हुए कुमुद ने कहा, आप सोचकर बता दीजिए, मेरा मुवक्किल इससे ज़्यादा नहीं देगा। प्रतिमा बोली, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये ऑफ़र मंजूर नहीं है। मन में कुमुद सोच रही थी, ठीक ही तो है, पर मैं अपने क्लाइंट से ज़्यादा अपोजिंग पार्टी के लिए हमदर्दी क्यों महसूस कर रही हूँ। रात भर कुमुद करवटें बदलती रही, पर उसे नींद नहीं आई। याद कर रही थी कि कैसे उसके माता पिता ने पूरा विश्वास करके उसे अपनी पढ़ाई और फिर प्रैक्टिस के लिए मुंबई भेज दिया था। उन्हें नहीं पता था कि कुमुद के पिछले 5 साल से रवि के साथ संबंध थे और रवि उसे कहता था कि जल्द ही वो अपनी पत्नी को तलाक दे देगा और कुमुद से शादी करेगा। कुमुद ने उसकी पत्नी और बच्चों को कभी नहीं देखा था, पर अब उनके बारे में सोच रही थी। इस केस ने उसे झकझोर दिया था। पत्नी का दुख उसे साफ दिखाई दे रहा था। जिस पति के साथ उसने इतने साल बिताए थे, जिसके बच्चों की वो माँ थी, जिसका उसकी आंखों ने बरसों इंतजार किया था, उसका दिल आज कितना दुखी था ये सोचकर कि वो तो उस आदमी को पूरी तरह जानती भी नहीं थी। पर अभी भी अपना भरोसा टूटने से ज़्यादा उसे इस बात की परवाह थी कि वो आदमी अपने बच्चों की नज़रों में ना गिरे। उसी आदमी के नाजायज़ रिश्ते को अपने बच्चों से छुपाना चाहती थी, जिसने जीते जी उसकी भावनाओं की कदर नहीं की थी। वो मरने के बाद भी उसका नाम नहीं खराब होना देना चाहती थी। प्रतिमा के वकील का फ़ोन आया कि वो मिलना चाहती थी। जब कुमुद पहुंची तो वकील ने कहा, हमें आपका ऑफ़र मंजूर नहीं है। प्रतिमा नजरें झुकाए चुप बैठी थी। कुमुद ने उससे पूछा, क्या हुआ? प्रतिमा बोली, मैं ये डील नहीं चाहती। तो फिर क्या चाहती हो? पता नहीं। उसके वकील ने बीच में बोलने की कोशिश की तो कुमुद ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया और ऊंची आवाज में प्रतिमा से बोली, क्या चाहती हो फिर? पता नहीं, कहा ना। प्रतिमा ने भी ऊंची आवाज में जवाब दिया। उसका थका हुआ उदास चेहरा देखकर कुमुद को पता नहीं क्या हुआ, वो खुद को रोक नहीं पाई। आवाज और ऊंची करके बोली, मैं बताती हूँ तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें उनके साथ कुछ साल और चाहिए। तुम्हें अपने नाम के आगे उनके सरनेम का हक चाहिए। तुम्हें अपने बच्चे के हर बर्थडे पर उन्हें वहाँ साथ खड़ा देखना है। तुम्हें अपने ऑफिस, अपनी रिश्तेदारी में उनके साथ बिना डरे, बिना किसी अपराध बोध के हक और इज्जत के साथ उनके साथ खड़े रहना है। तुम्हें अपने बेटे के लिए उसके बाप का जायज़ हक चाहिए, उस हिस्से में से हिस्सा चाहिए जो वो उसे देकर नहीं गए। बोलते बोलते कुमुद का गला भर आया और प्रतिमा भी फूट फूट कर रोने लगी। वकील चुपचाप देख रहा था। ये यहाँ केस नहीं, कुछ और ही चल रहा था। कुमुद की आंखें भी भरी हुई थी। वो एक वकील की तरह नहीं, एक औरत की तरह बोल रही थी। टेबल के उस पार जाकर प्रतिमा के पास वाली कुर्सी पर बैठकर उसने प्रतिमा का हाथ अपने हाथों में ले लिया और धीमी आवाज में बोली, मैं तुम्हें कुछ 1 लाख तो दिलवा सकती हूँ, पर जो तुम्हें चाहिए वो अब तुम्हें कोई नहीं दिलवा सकता। उसे टिश्यू देकर कुमुद ने दूसरे टिश्यू से अपनी आंखें पोंछी, फिर उसे पानी का ग्लास दिया। सामने खड़ी वकील से बोली, आपके क्लाइंट की जो डिमांड है उसे तैयार कर लीजिए। मुझसे जितना हो सकेगा मैं इन्हें दिलवाने की कोशिश करूंगी। बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी आज कुमुद।
इतने केस लड़े थे पर इतनी इमोशनल तो कभी नहीं हुई थी वो। आज क्या हो गया था उसे? कहीं प्रतिमा के लाचार आंसुओं में से उसे अपनी भविष्य तो नहीं दिख रही थी। जब सुलोचना को पता चला कि प्रतिमा 2 लाख में नहीं मान रही और उसे और पैसे चाहिए, तो वो बोली, तो सिर्फ पैसों से ही तो प्यार था, उनसे थोड़ी था। मैं 1 पैसा भी नहीं दूंगी उसे। कुमुद बोली, ऐसा नहीं है, वो भी बहुत प्यार करती है उनसे। आपके पति भी उतने ही गुनहगार हैं जितनी वो। दूसरी औरत की कोई पहचान नहीं होती। वो अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए, आपके पति के बेटे के लिए हक मांग रही है। जैसे आप अपने बच्चों को विरासत में उनके पति की अच्छी छवि देना चाहती हैं, वो अपने बेटे को उसके पिता का कुछ हिस्सा देना चाहती है। आगे आपकी मर्जी। कानूनी तौर पर आपका केस स्ट्रांग है, पर अगर इंसानी तौर पर आप उसे कुछ देना चाहती हैं, अपने पति की जिम्मेदारी को कुछ चुकता करना चाहती हैं, तो ठीक ही रहेगा। मैं आपकी वकील होने के नाते नहीं, एक औरत होने के नाते आपको राय दे रही हूँ। आगे जो आप चाहती हैं वही होगा। सुलोचना बोली, इतना आसान नहीं है, बहुत उलझा हुआ है सब कुछ। जो रिश्ता ही उलझा हुआ हो तो उसके साथ तो उलझने ही होंगी। सुलोचना चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, मैं उससे मिलना चाहती हूँ एक बार। कुमुद के ऑफिस में सुलोचना प्रतिमा का इंतजार कर रही थी। कह रही थी, कभी नहीं सोचा था मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। कॉलेज से ही पता था किससे शादी करनी है, फिर शादी के बाद भी पत्नी और माँ बनकर ही रही। पर आज वो सब कुछ झूठ लगता है। अपना जीवन, अपना पति, अपनी शादी, सब एक मजाक लगता है। सारी उम्र एक अच्छी पत्नी के सारे फर्ज निभाए हैं मैंने। खासकर साफ सफाई का काम मेरा ही रहा है, उनके कपड़ों में, घर में, यहाँ तक कि रिश्तों में भी। वो बस कूड़ा फैलाकर निकल जाते थे, कभी हरकतों से, कभी लफ्जों से। मेरा काम होता था उनके पीछे से कभी सुलह का, कभी सफाई का। कुमुद सुलोचना के पास आकर बैठ गई। उनसे ये भूल हुई थी, उनकी गलती थी। अपने दिल पर काबू नहीं रहा, इसीलिए ये रिश्ता बना बैठे। सुलोचना भावुक हो गई थी। दिल की भी तो एक मर्यादा होनी चाहिए ना। जिस रिश्ते की शुरुआत ही किसी के आंसुओं से हो, वो खुशी कैसे दे सकता है? जब रास्ता ही गलत है तो उसमें चलकर मंजिल कैसे सही मिल सकती है? कुमुद बोली, एक वकील नहीं, पर एक औरत होने के नाते कहूंगी कि आप उन्हें माफ कर दें। आप उनकी ब्याहता हैं और हमेशा रहेंगी। आपके नाम के आगे उनका नाम हमेशा रहेगा। समाज आपके बच्चों को ही उनका कानूनी वारिस कहेगा। आपका ओहदा बहुत ऊंचा है। उसी ऊंची सोच से उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसकी इस सब में कोई गलती नहीं है। सुलोचना कोई जवाब देती, इससे पहले ही प्रतिमा और उसके वकील कमरे में आ गए। टेबल की एक तरफ सुलोचना और कुमुद बैठे थे और दूसरी तरफ प्रतिमा और उसका वकील। प्रतिमा सिर झुकाए बैठी थी और सुलोचना उसे बहुत गौर से देख रही थी। शायद समझने की कोशिश कर रही थी कि कैसी दिखती थी वो औरत जिसने उस आदमी का प्यार बांटने की कोशिश की थी, जिस पर उसका, सिर्फ उसका हक था। किसी और के पति से रिश्ता बनाने वाली आज के ज़माने की राधा ने आखिर क्या सोचकर इस रिश्ते को कायम किया होगा? पर सामने बैठी अपने से लगभग 20 साल छोटी उस औरत के उदास चेहरे और आंसू से भरी हुई आंखों से उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। सब चुप बैठे थे। फिर कुमुद ने वकील से पूछा, आपकी मुवक्किल ने क्या सोचा है?
वकील के बोलने से पहले ही सुलोचना बोली, पहले मैं इन्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या सोचा है। सब पका गए। कुमुद को लगने लगा शायद दोनों को एक कमरे में आमने सामने बिठाकर उससे कोई गलती हो गई थी। अगर यहाँ लड़ाई हो गई तो बात बिगड़ जाने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। और फिर ऐसे पेचीदा रिश्तों के मसलों भला कोर्ट कचहरी में कहाँ सुलझ सकते थे। सुलोचना कह रही थी, तुम्हारा उनसे जो भी रिश्ता था उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन तुम्हारा बेटा भी है। बड़ों की गलतियों की सज़ा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। मैं तुम्हारे बेटे के नाम से एक ट्रस्ट फंड बनवाऊंगी, जिसमें इनके प्रोविडेंट फंड का आधा पैसा डाल दूंगी, जिसे सिर्फ उसकी पढ़ाई के लिए काम में लिया जाएगा और जिसका बाकी पैसा उसे 21 साल का होने पर मिलेगा। अगर इससे पहले हम दोनों को कुछ हो जाता है तो मेरा बड़ा बेटा उसका लीगल गार्डियन बनेगा। मैं बच्चों से इस बारे में बात कर लूँगी। वो उसकी, क्या नाम है बच्चे का? प्रतिमा ने धीरे से जवाब दिया, जतिन। सुलोचना बोली, मेरे बच्चे जतिन की असलियत को नहीं नकारेंगे। कमरे में सन्नाटा था। किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सिर्फ प्रतिमा की सुबकियों की आवाज आ रही थी। कुमुद और वकील को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। सुलोचना ने कुमुद की तरफ देखकर कहा, अगर इन्हें ये डील मंजूर है तो कागज तैयार कर दीजिए, मैं इन पर साइन कर दूंगी। कहकर सुलोचना चली गई। कुमुद ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। ये कैसी पत्नी थी? जिस औरत को वो अपना अपराधी मानती थी, उसे उसी की मांग से कहीं ज्यादा पैसे बिना मांगे ही दे रही थी। पत्नी धर्म की जिम्मेवारी का ये अनोखा ही रूप था। दोनों के जाने के बाद कुमुद बहुत देर तक ख्यालों में खोई रही। सोच रही थी अपनी जिंदगी, रवि के और अपने रिश्तों के बारे में, अवैध रिश्तों के बारे में। आखिर समाज और कानून के नियम बहुत जरूरी होते हैं, फिर दिल चाहे इन नियमों को माने या नहीं। दिल पर अपना ही तो दिल है, और मर्यादा तो दिल को भी माननी चाहिए। जिस रिश्ते की शुरुआत ही किसी के आंसुओं से हो, वो खुशी कैसे दे सकता है? जब रास्ता ही गलत है तो उस पर मंजिल कैसे सही मिल सकती है? रवि से रिश्ता खत्म करने का समय आ गया था। कुमुद ने फैसला कर लिया। फोन मिलाया। माँ, मैं घर आ रही हूँ। आप कौन सा लड़का पसंद करके आई हैं मेरे लिए? बताइए, कब मिलना है?